Hey guys, welcome to my channel. I am Mehak and you are watching me on the channel Your Helper Mehak. So as you know कि हमारी क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1 है जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट उसकी सीरीज चल रही है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर के डी पार्ट पे पहुंच गए हैं जो कि है डायमेंशनल एनालिसिस। सो लेट्स मूव ऑन। उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि हमारा जो न्यू सिलेबस है सीबीएसई की ओर से वो आ चुका है। वो मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो काट दिए हैं। 30% का जो सिलेबस है वो डिलीट हो चुका है। चैप्टर 1 में से क्या है कि जो फिज़िक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट थी वो कट गई है। फिज़िक्स के जो लॉ थे वो 4 लॉज थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड चार्ज एंड एनर्जी वो कट गए हैं। टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है फिज़िक्स वो कट गए हैं टॉपिक। इंट्रोडक्शन पार्ट में से ऑलमोस्ट कट गए हैं। ये सिर्फ रह गया है कि साइंस उसकी टाइप्स, फिज़िक्स एंड उसकी टाइप्स, मॉडर्न वो वाला रह गया है सिर्फ। एंड फोर्सेस रह गई हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बस और कुछ नहीं बचा। लेट्स मूव ऑन। ये देखो मैंने आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। ये सब चीज़ें यहाँ से कट चुकी हैं अभी। ये फर्स्ट पार्ट का है, फर्स्ट चैप्टर का है, आई एम सॉरी। एंड देन चैप्टर 3, 5 सबके दिए हुए थे ऐसे, पर मैंने फर्स्ट के लगाया फ़िलहाल। मूविंग ऑन। आज हम करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ये लास्ट जो फोर्थ पार्ट है उसका नाम है। इसमें पहले हम जानते हैं कि डायमेंशंस होती क्या है। डायमेंशनल एनालिसिस, जो डायमेंशनल वर्ड है वो डायमेंशन से बना है। देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। द dimensions of a physical quantity are the powers to which the units of base quantities are raised to represent a derived units. बेसिकली जो ये डायमेंशंस होती हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की होती हैं, ठीक है। ये एक टाइप की पावर्स होती हैं to which the units of base quantities are raised। जो बेस क्वांटिटीज है उनकी पावर्स को रेज किया जाता है ताकि हम किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को डिराइव्ड यूनिट जो रेज टू रिप्रेजेंट डिराइव्ड यूनिट को किसी क्वांटिटी के डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकें हम। ये एक्चुअली द पावर्स होती हैं। आपको जब हम आगे करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी आपको मुझे पता है कि डेफिनेशन जो समझ नहीं आई होगी। यूजुअली ये डायमेंशंस मतलब डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। लेट्स मूव ऑन। उसके आगे हमारे पास है डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद हमारी एक डेफिनेशन है डायमेंशनल फॉर्मूला की। ये क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है फॉर द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसका एक एक्सप्रेशन है? फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट का इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी हमारी? मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, इनकी हम पावर्स लेते हैं। मास को हम m से डिनोट करते हैं, लेंथ को l से एंड टाइम को t से, ठीक है। अभी ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये इन पावर्स का इन टर्म्स ऑफ पावर्स एफ एम एल एंड टी एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब एम एल टी को जब हम उसकी पावर्स ले लेते हैं, जब उसकी पावर्स पुट कर देते हैं तो वो डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है। डायमेंशनल फार्मूला क्या है कि उसके यूनिट के लिए एक एक्सप्रेशन है एम एल एंड टी की पावर्स में, ठीक है। उसके बाद व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फार्मूला। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम डायमेंशनल फार्मूला के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, मतलब उसकी हम डायमेंशंस निकाल लेते हैं, तो हमारे पास एक डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है फिजिकल क्वांटिटी की। अभी मैं आपको बताती हूँ कि डायमेंशंस जो हम कैसे निकाल सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम क्वांटिटीज़, इससे हम यूनिट्स भी निकाल सकते हैं और सिर्फ हमें इसकी क्या ज़रूरत है? फॉर्मूलाज की ज़रूरत है हमें। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, जो हम लेंथ इंटू लेंथ कह सकते हैं। इसको हम मतलब ये भी एक टाइप की लेंथ है एंड ब्रेथ भी टाइप ऑफ लेंथ ही है, मतलब ये हो गया एल स्क्वायर। अभी हम एम एल और टी की पावर्स में से डिनोट करना है। m0, L2 एंड T0, क्योंकि यहाँ पे मास और टाइम का कोई रोल है ही नहीं, सिर्फ लेंथ का रोल है। 2 लेंथ हैं तो पावर L की होगी 2। अब इसके यूनिट क्या होंगे? kg भी नहीं होंगे, ठीक है, एंड टाइम भी नहीं होंगे, सिर्फ मीटर स्क्वायर आ जाएंगे इसके यूनिट्स। लेंथ के यूनिट मीटर और स्क्वायर हो गया, अंडरस्टैंड। मूविंग ऑन, ये अभी होगी डायमेंशन, ये होगा उसके एसआई यूनिट्स, हमें एसआई यूनिट्स ही लिखने होते हैं। उसके बाद मूविंग ऑन टू वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ
इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अभी ये तीनों हैं वो एक टाइप की लेंथ ही हैं, मतलब एल क्यूब में से लिख सकती हूँ, एल इंटू एल, मतलब यहाँ पे भी क्या फॉर्मूला बन गया, m0 L3 T0। ठीक है, इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, मीटर क्यूब, क्योंकि सिर्फ लेंथ ही है। डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, मास की m1 L0 T0। ठीक है, वॉल्यूम के हमने अभी अभी निकाले हैं, m0 L3 T0। ठीक है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, ये आप मेक श्योर करें, वरना आपके मार्क्स कर सकते हैं। मैं ऊपर वाला ये इरेज कर रही हूँ ताकि मैं प्रॉपरली लिखकर आपको दिखा सकूँ। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट पेज पे चल के मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए, सो ये हमारे पास क्या हो गया, m1, ये l जो 3 है यहाँ पे नीचे पॉजिटिव 3 है तो ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, m1 L-3 एंड T0। ये तो अभी आपको पता ही है कि एक्सपोनेंशियल पावर्स को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये आ गई डायमेंशन किसकी है, ये डेंसिटी की। ओके, सो इसके भी यूनिट क्या बनाएंगे, मास की kg एंड लेंथ के मीटर -3। पावर्स आपको यूनिट्स में भी ऐसे लेनी है, kg पर मीटर क्यूब इसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, और वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, मतलब है तो ये एक टाइप की दोनों लेंथ थी, तो हम इसके डायमेंशन, स्पीड और वेलोसिटी के डायमेंशंस एंड यूनिट्स दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ लेंथ, सो m0 L1 एंड T0। उसके बाद टाइम m0 L0 T1। ठीक है, ये बन जाएंगे L1 T-1, क्योंकि 0 ऊपर जाके पावर जो ये वाली पावर है वो माइनस हो जाती है, T-1। ठीक है, सो इसकी डायमेंशन आ गई L-T-1। मेक श्योर यू राइट इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, सो इसके यूनिट्स आ जाएंगे मीटर पर सेकेंड, या और हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड -1 पावर, या फिर आप इसे स्लैश लगाकर भी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, मतलब हम लिख सकते हैं इसको वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, एंड अभी अभी हमने वेलोसिटी के निकाले हैं, वो क्या है, L-T-1, m0 L-T-1 स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अपॉन सिर्फ T है ये अभी। ठीक है, अभी ऊपर हो जाएगा L1 T-1, एंड ये वाली पावर यहाँ पे भी 1 है ना, तो ये भी ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो हमारे पास बच जाएगा क्या, L1 T-2। Let me write here again, L1 T-2। ओके, देन अभी हमारे पास आ गया फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास m1, एक्सेलरेशन की हमने अभी अभी निकाली है L-T-2। ठीक है, ये बन गई हमारे पास m1 L1 T-2। फोर्स के हमें यूनिट पता है क्या होता है, न्यूटन। अगर आप लिख दोगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो भी ये सही है। मूविंग ऑन, प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स के हमने अभी अभी निकाले m1 L1 T-, फोर्स के हमने अभी निकाले m1 L1 T-2। ठीक है,
और एरिया के क्या थे, सिर्फ L2। तो प्रेशर के क्या आ जाएंगे, M1, ये 2 है, माइनस हो जाएगा 1 - 2 -1 एंड T -2 -2। ठीक है, ये आ गई हमारी डायमेंशंस। लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, दैट इज मास इनटू स्मॉल m होती है, मास इनटू वेलोसिटी। मास का m1 एंड वेलोसिटी का हमने किया था Lt -1, तो ये हो जाएगा mLt -1। लीनियर मोमेंटम, what are the units of the linear moment? तो लीनियर मोमेंटम के आप यहाँ से लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं 4 टाइप्स की क्वांटिटीज़ होती हैं। ये जो डायमेंशन है आप खुद निकाल कर देख सकते हो, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मुझे थोड़ी और क्वांटिटीज़ को बताना चाहिए, तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। So moving on to the next topic is our 4 types of quantities। ये है अभी फर्स्ट हमारे पास क्वांटिटी है डायमेंशनल कांस्टेंट्स। ये क्या होते हैं, डायमेंशनल का मतलब जिन क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हो, कांस्टेंट मतलब दे हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। दीज आर द यहाँ पे क्वांटिटीज़ आना था, I'm so sorry, quantities है यहाँ पे। these are the quantities whose values are constant and they possess dimensions। मतलब जिनकी वैल्यूज है वो कांस्टेंट है, मतलब फिक्स्ड है, और जिनकी डायमेंशंस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, it is fixed 3 × 10⁸ meter per second and they have a dimensions because it is a speed of light, right? तो यहाँ वेलोसिटी कह सकते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी भी डायमेंशंस हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है डायमेंशनल वेरिएबल। ये क्या है, जो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ हैं वो वेरिएबल हैं एंड दे पॉजेस डायमेंशंस, मतलब उनकी डायमेंशंस हैं और उनकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज होती है। ये तो हर क्वांटिटी, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी जितने भी हमने पीछे किए हैं, क्योंकि उनकी जो डायमेंशंस है वो फिक्स्ड है। ठीक है, उनके पास डायमेंशन ऐसा तो नहीं है कि उनके पास डायमेंशन है नहीं। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनके डायमेंशंस नहीं होती हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि डेंसिटी ऑफ होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, उसका फॉर्मूला था डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी से सारे जो डायमेंशन है वो कट हो जाएंगी, तो इट विल हैव नो डायमेंशंस। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनके पास डायमेंशंस भी हो और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो फिक्स्ड ना हो, मतलब चेंज होती रहे। तो ये हमारी एग्जांपल है, राइट। सो तीसरी है हमारे पास डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स। सो जिनकी डायमेंशन नहीं होती पर वो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। ये तो हमें पता है 1, 2 एंड 3, लाइक उनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड हैं। 1 को आप 2 नहीं लिख सकते, 2 को आप 3 नहीं लिख सकते। कांस्टेंट pi has a fixed value but it doesn't have any dimensions। then dimensionless variables, ये ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं लेकिन इनकी डायमेंशंस नहीं होती, जैसे स्ट्रेन और स्पेसिफिक ग्रेविटी की मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है। सो ये क्वांटिटीज़ हैं, इनकी डायमेंशंस नहीं होती हैं लेकिन इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो वेरिएबल होती हैं, फिक्स्ड नहीं होती हैं। उसके बाद हम डायमेंशनल इक्वेशन हमने की, हम उसका यूज़ कहाँ करते हैं, वेयर डू वी यूज़ दैट। ये मैंने आपको पिछला लास्ट लेक्चर था, मैंने आपको इस इक्वेशन के बारे में बताया था कि यहाँ पे एन न्यूमेरिकल वैल्यू, यू साइज ऑफ यूनिट है ये जो। उसके बाद मैंने आपको ये पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इस फॉर्मूले का आज हम यूज़ करने वाले हैं, कैसे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। सो अभी हम करने वाले यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन के यूजेस क्या हैं, हमने कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके 3 यूजेस हैं। पहला यूज़ है इसका कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, लाइक हम किलोग्राम से ग्राम में जा सकते हैं, ग्राम में किलोग्राम में जा सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन।
तो हमने ये फॉर्मूला किया था, राइट, N1U1 इक्वल्स टू N2U2, ठीक है। यहाँ पे U1 क्या है, यूनिट ऑफ वन सिस्टम है, U2 क्या है, यूनिट ऑफ सेकेंड सिस्टम। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी, जो ये तीनों यूजेस हैं उनके न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो अगली वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ हमें N2 की न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जो सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, सेकेंड सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू, वो फाइंड आउट करनी होती है, और हमें बाकी सारी वैल्यूज दी होती हैं। यूजुअली वी नीड टू फाइंड द N2। सो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N1U1, ये U2 आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा N1U1 अपॉन U2। ये रहा फॉर्मूला, मैंने लिखा हुआ है पहले से। यहाँ अभी हम क्या करते हैं, इसको मैं सॉल्व करने का आपको तरीका बताते हैं। लेट M1, L1, T1 आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, यूनिट एंड टाइम इन वन सिस्टम। पहले सिस्टम के हम M1, L1 एंड T1 ले लेंगे, ठीक है। तो दूसरे सिस्टम के हम ले लेंगे M1, L2 एंड T2, ये वाले, ठीक है। एंड उसके बाद ABC आर द रिस्पेक्टिव डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी इन मास, लेंथ एंड टाइम ऑन बोथ द साइड्स। जो ABC है, हम इनकी पावर्स ले रहे हैं, जो M1, L1 और T1 दोनों की पावर सेम ले रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद U1 की क्या हो जाएंगी, U1 की हमने ली थी M1, L1, T1, उनकी पावर्स लिख दी ABC, ये उनका डायमेंशनल इक्वेशन बन गई। U2 को भी सेम हम डायमेंशनल इक्वेशन बना ली हमने। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, पीछे मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये बना है फॉर्मूला। सो अब ये क्या है, N2, N1 और U1 की वैल्यू हमने ये डायमेंशन पुट कर दी, U2 की वैल्यू हमने ये डायमेंशन पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद M1, इनकी पावर सेम है, LL की पावर सेम है, MM की पावर सेम है, TT की पावर सेम है, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं M1 ओवर M2 की पावर फुल की पावर A, L1 ओवर L2 की पावर B, T1 ओवर T2 की पावर C, सबकी पावर होगी, ठीक है। देन बस इतना ही काम है, जस्ट N2 की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। N1 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू यूजुअली ये 1 दी होती है, बट आपको जितनी भी दी आपको पुट करनी है। उसके बाद M1 है जो हमारा यूनिट, अगर kg दिया हुआ है तो यहाँ पे kg, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे अगर आपको MKS से CGS में जाना है, ठीक है, यहाँ पे हो जाए M1 इज kg एंड हेयर इज ग्राम, यहाँ है मीटर, यहाँ है सेंटीमीटर, यहाँ पे सेकेंड। यूजुअली क्या होता है कि जो ये टाइम वाली होती हैं ये कट हो जाती हैं, बिकॉज सेकेंड आ जाता है, सेकेंड वाली क्वांटिटीज कट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ kg है, kg को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम्स, ठीक है। 1000 ग्राम्स आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, एंड देन ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ऊपर वैल्यू 1000 रह जाएगी। यहाँ पे मीटर होता है तो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर आपको ऊपर पुट कर देनी है वैल्यू, एंड L2 की जगह आपको 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 100। सो ये तो कट हो ही जाएगा क्योंकि सेकेंड ही है, वी नीड नॉट टू चेंज इट इन आवर्स और मिनट्स, इट इज़ टू बी इन सेकेंड्स ओनली। उसके बाद आपकी ज़ीरोस काउंट होंगी, एंड यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द ज़ीरोस, एंड आपकी पावर्स में आंसर आएगा, और वो हमारे N2 का आंसर आ जाएगा। तो सेकंड जो है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूलाज। हमें कुछ फार्मूलाज दिए होते हैं, हमें वो जस्ट वो चेक करना होता है। इसके लिए कुछ ही स्टेप्स हैं, बस बहुत ईजी सा काम होता है। पहले हमें LHS लेना है, मतलब जो भी हमें दिए दोनों साइड हमें डायमेंशन को इक्वल रखना होता है। अगर वो इक्वल आ गई सॉल्व करके एंड तक, तो हमारा जो फार्मूला है वो करेक्ट है, अदरवाइज इट इज़ नॉट करेक्ट। तो जो स्टेप 1 है, हमें LHS को सॉल्व करना है, सभी क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस पुट कर देनी है। अगर मैं कहूँ कि सॉल्व कीजिए प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, मतलब आपको प्रेशर के पता है, फोर्स के पता है, टाइम के पता है, अगर दोनों वो इक्वल आ गए देन वो सही है, राइट। तो LHS पहले हम सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद डायमेंशन अगर हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़े, ऐड करनी पड़े, है ना, अगर वो डिवाइड में है, मल्टीप्लिकेशन है, हमें पावर्स ऐड करनी पड़े, वो सब करके हमें LHS को सॉल्व कर लेना। सिमिलरली हमें RHS को भी सॉल्व कर लेना है टू द लास्ट आंसर। उसके बाद LHS और RHS को हमें कंपेयर करना है, अगर द इक्वल हैं तो फॉर्मूला करेक्ट है, अगर नॉट इक्वल है तो वो फॉर्मूला इनकरेक्ट है। अंडरस्टैंड? या ये इजी सा काम है। अभी कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको जो आपको याद रखने हैं। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड or subtracted from each other
विच हैव द सेम डायमेंशन। सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे में या तो ऐड हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं जिनकी सिमिलर डायमेंशंस हों। मतलब अगर आप L माइनस L करेंगे तो यहाँ पे 0 नहीं बचेगा, यहाँ पे L ही बचेगा, ठीक है, इक्वल्स टू L ही होगा, क्योंकि अगर अपन डिस्टेंस में से डिस्टेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास वो डिस्टेंस ही बचेगा, 0 नहीं बचेगा। और अगर आप लेंथ प्लस टाइम करेंगे तो ये कुछ नहीं होगा, ये L प्लस टाइम, लेंथ प्लस टाइम ही रह जाएगा, इसे आप LT नहीं लिख सकते हैं। मतलब वही क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं जिनकी सेम फिजिक डायमेंशंस हो। अगर मैं यहाँ पे L प्लस L कर दूँ तो भी यहाँ पे 2L नहीं बनेगा, ये L ही रहेगा, समझ गए। अगर प्रेशर को मैं ऐड कर रही हूँ तो वो प्रेशर ही रहेगा, या ठीक है। I hope you understand. And the second point to be remembered, a dimensionally correct equation may not actually be correct. मतलब अगर आपने dimensionally उसको चेक किया, अगर आपका इक्वल आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही करेक्ट होगा। कुछ इक्वेशंस ऐसे हैं जो डायमेंशन से सॉल्व नहीं की जा सकती हैं बट वो करेक्ट होती हैं। पर अगर कोई भी इक्वेशन जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, आपने डायमेंशन सॉल्व किया और वो इनकरेक्ट आंसर आ रहा है तो वो पक्का ही रॉन्ग है। बट ये नहीं हो सकता कि अगर वो करेक्ट इक्वेशन है वो हो असली में करेक्ट, ठीक है। उसके बाद थर्ड यूज़ आता है हमारा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, कि आप इससे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि लेंथ को अगर हम लेंथ में ऐड करेंगे तो वो लेंथ ही बचेगी, इसे ही होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, कि सिमिलर क्वांटिटीज़ को ही हम ऐड कर सकते हैं। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला भी हमें ऐसे करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज़ करना है, एंड वी कैन डिराइव द फॉर्मूला इफ़ वी नो द फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, ठीक है। सो यही हमारा काम है, डेरिवेशन कैसे डिराइव करना है उसे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, सारे इनके न्यूमेरिकल आपको समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। दिस मेथड गिव्स अस नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स इन द फार्मूला। अभी हमें ये नहीं बताता कि कौन डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स हैं। मतलब अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस को मतलब फॉर्मूला ड्राइव करने में यूज़ करें या फिर हमें ये नहीं बताता कि कौन सा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी और जिसकी डायमेंशंस भी ना हो, हम तो सोचते रह जाएंगे कि डायमेंशंस इसकी क्या होंगी, पर हमें नहीं बताता कि ये डायमेंशनलेस है। If a quantity depends on more than 3 factors having dimensions, the formula can't be derived. अगर जो क्वांटिटी है वो 3 से ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो उसके लिए भी फॉर्मूला ये डिराइव नहीं कर पाते, हम फॉर्मूला नहीं डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि क्योंकि जब हम M, L और T की जो पावर है दोनों साइड डायमेंशनल इक्वेशन के दोनों साइड सॉल्व करेंगे तो हमें 3 इक्वेशन मिलेंगी, जिसमें से 3 अननोन डायमेंशंस होंगी जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, बट वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो मूविंग ऑन to the third point, we can't derive the formula containing trigonometric function, exponential functions, etc. which have no dimensions. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, उनमें हम ये जो डायमेंशनल एनालिसिस वाला सिस्टम है वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। द मेथड ऑफ डायमेंशंस कांट बी यूज टू डिराइव एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो हमें एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन होता है, मतलब एक फॉर्मूला डिराइव करना होता है, कई बार वो सही नहीं होता। व्हेन इट कंसिस्ट मोर देन वन पार्ट ऑन एनी साइड, जब वो एक से ज़्यादा पार्ट होते हैं उसके एक साइड पर, जैसे कि S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम इसे डायरेक्टली डिराइव नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम इसे चेक ज़रूर कर सकते हैं, करेक्टनेस हम इसकी चेक ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर, ये हमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में नहीं बताता है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम यूनिट 2 में देखेंगे कि ये क्या होती हैं। वैसे तो हमने पिछली क्लासेस में से पढ़ रखा है, बट स्टिल वी हैव टू स्टडी इट इन द यूनिट 2. So thank you so much for watching. Please like my video, share it with your friends and comment down if you have any doubt. Please subscribe to my channel and hit the notification bell so that you get notified when I upload a video. Please support me. I am trying to help out my best. I'm doing my best to make videos for you.
please support. Thank you so much for watching.